बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है डायमेंशंस। इस वीडियो में हम डायमेंशंस के कंसेप्ट को समझेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के क्या डायमेंशंस है उनको देखेंगे, और डायमेंशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसी तरह डायमेंशंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, और इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है, और इसी तरह डायमेंशन को यूज़ करके हम फार्मूला कैसे बना सकते हैं, अ, उस पे भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डायमेंशन का जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि आपको एक इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि डायमेंशन को यूज़ करके चेक करें कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और इसी तरह आपसे डायमेंशन को यूज़ करवा के एक फार्मूला बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो हम लास्ट में जाके डायमेंशन को यूज़ करके एक फार्मूला भी बनाएंगे ताकि आप उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं डायमेंशन की डेफिनीशन से। तो डायमेंशन की डेफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है। ईच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक symbol and written within square bracket called dimensions of physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से क्या मतलब है, देखें, हर एक क्वांटिटी के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल जो है स्पेसिफाई किया गया है। अब उस स्पेसिफिक सिंबल या लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है लेंथ। लेंथ के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल एल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो ये जो सिंबल है ये लेंथ के लिए डायमेंशन हो गया। और इसी तरह मास के लिए अगर आप देखें तो कैपिटल एम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, तो ये मास के लिए क्या है, डायमेंशन है। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल, एक स्पेसिफिक लेटर स्पेसिफाई किया गया है। उस स्पेसिफिक लेटर या सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। क्लियर। अच्छा, आप डायमेंशन क्या काम करते हैं? डायमेंशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटीज़। डायमेंशंस जो हैं ये क्वांटिटीज़ के फिजिकल नेचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल नेचर से मतलब, देखें, किसी भी क्वांटिटी का जो बेस है वो क्या है वो हमें बताता है डायमेंशन। यानी अगर मैं आपसे कह दूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों लेंथ ही होते हैं। आप जिस तरह यूज़ करते हैं टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का यूनिट तो मीटर ही होता है, दोनों लेंथ ही होते हैं। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फिजिकल नेचर है वो सेम है। और इसी तरह अगर आप देखें हाइट, तो वो भी लेंथ ही होता है। इसी तरह आप अगर देखें डेप्थ, ठीक है, गहराई, तो वो भी हमारे पास लेंथ ही होता है। इसी तरह अगर आप देखें विथ, ठीक है, हम कहते हैं विथ इतना है, तो विथ भी हमारे पास लेंथ ही होता है। इसी तरह सर्कल का रेडियस वो भी लेंथ होता है। तो ये जो सारे क्वांटिटीज़ हैं इन सारों का फिजिकल नेचर सेम है, सारों का यूनिट सेम है। तो डायमेंशन में हम क्या करते हैं, इन सारे क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होगा लेंथ। यानी हम रेडियस के लिए भी कैपिटल एल यूज़ करेंगे, हम डेप्थ के लिए भी कैपिटल एल यूज़ करेंगे, हम हाइट के लिए भी कैपिटल एल यूज़ करेंगे, हम विड्थ के लिए भी कैपिटल एल यूज़ करेंगे, क्योंकि इन सारों का फिजिकल नेचर सेम है। क्लियर। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सारे क्वांटिटीज़ का नेचर सेम है, फिजिकल नेचर सेम है। चाहे वो वेलोसिटी हो, वो इनिशियल वेलोसिटी हो, वो फाइनल वेलोसिटी हो, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, स्पीड हो, इन सारों का फिजिकल नेचर क्या है? सेम। तो डायमेंशन में हम कहते हैं कि ये सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लियर? हमें आइडिया हो जाता है डायमेंशन की मदद से एक फिजिकल क्वांटिटी का बेस क्या है। जिस तरह आपको मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक को हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। तो इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस अलग हैं, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से ही ऑब्टेन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये जो 7 है ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन है, और यहाँ पे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके लिए हम डायमेंशंस को देखते हैं। लेंथ के लिए हमने कहा कैपिटल एल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, सिंबल कैपिटल एल है। मास के लिए कैपिटल एम है, और इसी तरह टाइम के लिए कैपिटल टी है, और करंट के लिए आई भी लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ए भी लिखा जाता है, क्योंकि करंट को हम आई से शो करते थे तो आई, और इसी तरह करंट का यूनिट एम्पियर होता है तो एम्पियर से ए को भी लिखा जाता है करंट को शो करने के लिए। करंट का डायमेंशन कैपिटल आई भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। और इसी तरह टेम्परेचर के लिए डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थीटा भी लिखा जा सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के भी लिखा जाता है। और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लिए कैपिटल एन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, या फिर इसका जो यूनिट है मोल उसको भी हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये दोनों सही हैं। ठीक है। और इसी तरह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसके लिए कैपिटल जे भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी भी लिखा जाता है, जो इसका यूनिट है कैंडेला, उसी के हिसाब से सी डी भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है यूज़ हो सकते हैं डायमेंशंस में। अच्छा, ये थे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से ही ऑब्टेन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एरिया। तो एरिया जैसे कि आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो एरिया को मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। अब लेंथ का डायमेंशन हम लिखेंगे, जब एरिया के लिए डायमेंशन लिखना हो तो इसी फार्मूले से हम डायमेंशन निकालेंगे। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय विथ का डायमेंशन क्या होगा? विथ भी तो लेंथ ही होता है, तो इसके लिए डायमेंशन कैपिटल एल ही होगा, क्योंकि विथ भी क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो जाएगा फिर? लेंथ स्क्वायर। तो एरिया के लिए डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिखा एरिया का डायमेंशन है कैपिटल एल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, और दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब इसी फार्मूला से हम वेलोसिटी के लिए डायमेंशन निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन आपको पता है लेंथ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी लेंथ होता है। और टाइम के लिए डायमेंशन क्या होगा? टाइम के लिए डायमेंशन होगा कैपिटल टी, लेकिन टाइम डिवाइड में है, डिवीजन में है, इसलिए इसका पावर हो जाएगा -1। ये हो गया डिस्टेंस के लिए डायमेंशन, और ये हो गया टाइम के लिए डायमेंशन। चूंकि टाइम डिवीजन में है तो टी का पावर क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन बन गई एल टी पावर -1।
क्लियर। तो एल टी पावर -1 का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी का डायमेंशन है, और स्पीड का डायमेंशन भी यही होगा, क्योंकि स्पीड में भी डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, चाहे वो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, जो कुछ भी हो डायमेंशन सेम रहेगा क्योंकि फार्मूला सेम होता है। क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, v ओवर टी हो जाता है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी यहाँ पे निकाला एल टी पावर -1, ये हुआ वेलोसिटी का डायमेंशन, ये हुआ वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पावर -1 जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन यानी टी पावर -1 हो जाएगा, है ना, टी पावर -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल टी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई टी पावर -1, तो ये क्या बनेगा, एल टी पावर -2, ठीक है, एल टी पावर -2, ये देखें एल टी पावर -2, ये बना एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब लास्ट में जाके आपके पास है फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला आपको पता ही है, F = ma, यानी एक्सेलरेशन का ये जो डायमेंशन है इसके साथ आपने मास का डायमेंशन मल्टीप्लाई करना है। तो एल टी पावर -2 ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन था, उसके साथ मास का डायमेंशन मल्टीप्लाई किया तो फोर्स का डायमेंशन बना, यानी फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी पावर -2। क्लियर, इसी फार्मूला से आ गया। तो इस तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से ही डेवलप हो जाती हैं। क्लियर। अच्छा, तो ये थे डायमेंशन बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ, यानी जो डायमेंशंस में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करने। तो सबसे पहला हमारे पास टर्मिनोलॉजी है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल से ये मतलब है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके कोई डायमेंशंस हैं और उनके मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हों, ठीक है, तो उनको बोला जाता है डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ई.जी. स्पीड। फॉर एग्जांपल स्पीड जो है इसका कोई ना कोई डायमेंशन मौजूद है, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी पावर -1, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके कोई डायमेंशन हो और उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो वेरिएबल हों, तो उनको कहा जाता है डायमेंशनल वेरिएबल। जिस तरह हमने स्पीड की बात की, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन मौजूद है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है, स्पीड ऑफ साउंड कुछ और है। जब एक कार मूव करती है तो उसकी स्पीड कुछ और है, जब एक बंदा दौड़ता है तो उसका स्पीड कुछ और हो सकता है, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के स्पीड डिफरेंट है, यानी उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड क्या है, एक डायमेंशनल वेरिएबल है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं स्पीड के अलावा, जैसे लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, इसके अलावा और भी फोर्स हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। ये सारे क्या हैं, इनके डायमेंशंस मौजूद हैं और इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से अलग होते हैं। तो ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड के डायमेंशंस हैं, यानी डायमेंशनल वेरिएबल हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरा टर्म हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। जिस तरह नाम से ही पता चलता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके कोई डायमेंशन मौजूद हों लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ये क्या है हमारे पास, ये एक
डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और इसका कोई डायमेंशन मौजूद है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का ही डायमेंशन होगा। क्लियर? और इसी तरह हमारे पास दूसरा है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोला जाता है। आपने वो क्लास 9 में फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही था, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें ये जो G है ये कांस्टेंट था और इसका कोई डायमेंशन भी मौजूद है, इसलिए ये G हमारे पास क्या है? ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और साथ ही साथ इसका कोई डायमेंशन मौजूद है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशन विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस मौजूद हैं और उनके वैल्यू कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है तीसरा टर्म डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल जो है वो इसका अपोजिट है डायमेंशनल वेरिएबल का। कैसे? देखें, यहाँ पे हमने कहा था ऐसे क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन मौजूद हों और उनके मैग्नीट्यूड वेरिएबल हों। यहाँ पे क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल है, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशन नहीं है और उनके मैग्नीट्यूड भी चेंजिंग हो, यानी वेरिएबल हो, तो उनको बोला जाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज दे डोंट हैव डायमेंशंस एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशन नहीं है और उनके वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे। फॉर एग्जांपल एंगल। एंगल जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं है और एंगल मुख्तलिफ हो सकते हैं। कभी आप देखते हैं कि एंगल कहीं किसी सिचुएशन में 0 डिग्री होता है, कभी 90 डिग्री होता है, कभी 45 होता है, कभी 180 होता है। तो एंगल तो मुख्तलिफ होता है इसकी वैल्यू, और साथ ही साथ इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल एंगल को। एंगल इसका एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। एंगल के लिए आपने वो इक्वेशन तो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, आपने देखा है S इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखें, S डिवाइडेड बाई आर। ये एंगल है, थीटा इज इक्वल्स टू S डिवाइड बाई आर। S क्या है? आर्क लेंथ है, सर्कल का जो सिरकम्फ्रेंस में लेंथ होता है वो, उसको हम S बोलते हैं। और R क्या है? ये रेडियस है। यानी आप देख रहे हैं दोनों हमारे पास क्या है? लेंथ है। S भी लेंथ है, R भी लेंथ है, तो दो लेंथ डिवीजन में है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए थीटा का कोई यूनिट नहीं बचता। जब यूनिट ना हो तो हम कहते हैं कि वो डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस जो क्वांटिटीज होते हैं वो डायमेंशन लेस कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशंस नहीं हैं और उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखें, द फिजिकल क्वांटिटीज दे डोंट हैव डायमेंशंस एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता और साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल पाई। पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू है 3.14, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं है और साथ ही साथ इसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए पाई को हम कहेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, इनके कोई डायमेंशन नहीं है और इनके वैल्यू फिक्स है, तो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसको भी देखते हैं। द एक्सप्रेशन विच शोज
How and which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula. डायमेंशनल फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से मिलकर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एरिया है ये लेंथ जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन से बना है। तो ये जो एल स्क्वायर है ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है। और इसी तरह ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है किसका, वेलोसिटी का, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से मिलकर बना है, यानी लेंथ और टाइम के। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किन बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन से मिलकर बना है। जिस तरह ये है लेंथ और टाइम से बना है वेलोसिटी का डायमेंशन, तो ये एक डायमेंशनल फार्मूला है। क्लियर। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज L⁻⁻1। ये क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। और इसी तरह ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन obtained from equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हम क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करके बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है v इज इक्वल्स टू L⁻⁻1। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। लेकिन जब हम उसको वेलोसिटी के डायमेंशन के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। इसका एग्जांपल मैं इस तरह आपको दूंगा, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स एक वेरिएबल है, इसका हमने स्क्वायर लिया, तो ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है, एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम इसको इक्वेट कर दें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस तरह कह दूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक इक्वेशन। यानी जब आप एक्सप्रेशंस को इक्वलिटी के साइन की मदद से रिलेट कर पाएँ तो फिर वो इक्वेशन बन जाता है। यानी जब एक्सप्रेशन के बीच में कोई इक्वलिटी का साइन आ जाए फिर वो इक्वेशन बन जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन का केस भी इसी तरह है। ये डायमेंशनल फार्मूला है और ये डायमेंशनल इक्वेशन है। आप देख रहे हैं, ये देखें, ये डायमेंशनल फार्मूला था स्पीड का, वेलोसिटी का। अब जब आपने इसको v के साथ इक्वेट कर दिया तो फिर ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। समझ आ रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन की तरफ। आप नोट कर लें, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो आप डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। पहले डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे है डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन थ्रू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशंस जो हैं ये इक्वेशंस के करेक्टनेस को चेक करने में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, उन इक्वेशंस को चेक करने के लिए
कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, हम डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। बेसिकली डायमेंशन में हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है वो देख लीजिए। According to this principle, the dimensions of each and every term in an equation should be same for the equation to be correct. ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए इक्वेशन में मौजूद जितने भी टर्म्स हैं सारों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब उस इक्वेशन में मौजूद सारे टर्म्स का डायमेंशन अगर सेम हो। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर इक्वेशन इनकरेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से एक इक्वेशन है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। अब इसमें जो है ये हमारे पास एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। यानी इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए इसका डायमेंशन और इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगा। क्लियर? टर्म से मतलब ये है कि जब प्लस और माइनस से सेपरेट हों तो फिर वो अलग टर्म बन जाते हैं। जैसे इनके बीच प्लस है तो इसका मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म्स अलग नहीं होते। जैसे ये है A और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। क्लियर? लेकिन इन दोनों के बीच प्लस मौजूद है तो इसलिए ये अलग टर्म, ये अलग टर्म और ये अलग टर्म। तो इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए इसका डायमेंशन और इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर? तो इसका एक एडवांटेज ये है कि डायमेंशन जो है इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, डायमेंशंस आर यूज्ड टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन को यूज़ करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। यानी अगर आपको किसी फिजिकल इक्वेशन के लिए फार्मूला बनाना हो तो फिर आप डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इन दोनों में से क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि पेपर में यही पूछे जाते हैं। आपको इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी करेक्टनेस चेक करो, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम एक इक्वेशन उठाएंगे और उसका करेक्टनेस चेक करेंगे, और दूसरा हम एक फार्मूला भी बनाएंगे डायमेंशन को यूज़ करके। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस कहाँ आके काम नहीं करते। ठीक है, कहाँ आके फेल हो जाते हैं, तो वो उसके लिमिटेशंस आप कह दें या डिसएडवांटेजेस आप कह दें। तो पहले नंबर पे है डायमेंशनल एनालिसिस कांट बी यूज्ड टू डिटरमिन कांस्टेंट्स। यानी डायमेंशन को यूज़ करके हम कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर पाता, तो ये इसकी एक फेलियर है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर नेचर सेम है तो डायमेंशनल एनालिसिस उनमें फ़र्क नहीं कर पाता है। जिस तरह ये बात मैंने शुरू में कही थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी लेंथ का। मैंने कहा था कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या हाइट हो, डेप्थ हो, इसी तरह विड्थ हो या रेडियस हो किसी सर्कल का, या किसी सर्कल का अगर डायमीटर है, तो ये सारों का नेचर लेंथ ही है। इन सारों का नेचर सेम है,
तो डायमेंशन इनमें फ़र्क नहीं कर पाता है, सारों को एक जैसा ट्रीट करता है, सारों को लेंथ ही मानता है। तो डायमेंशन जो है इनमें फ़र्क नहीं कर पाता। किन में फ़र्क नहीं कर पाता? जिनका नेचर सेम हो। क्लियर? तो इसलिए ये भी इसका एक फेलियर है कि ये इनमें फ़र्क नहीं कर पाता। और तीसरा क्या है? फॉर अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन द इक्वेशन इज इनकरेक्ट, बट फॉर ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इट डज नॉट मीन दैट द इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझिएगा। देखिए, हमने कहा डायमेंशन जो है वो इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसलिए अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट साबित हुआ तो इसका मतलब वो इक्वेशन इनकरेक्ट है, कंफर्म इनकरेक्ट है। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट साबित हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन कंफर्म सही हो। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट साबित हो भी जाता है तब भी यहाँ पे चांसेस हैं कि वो इक्वेशन इनकरेक्ट हो। क्लियर? इनकरेक्ट इक्वेशंस के लिए डायमेंशन का तो क्लियर स्टेटमेंट है। अगर डायमेंशनली एक इक्वेशन इनकरेक्ट हुआ तब तो इक्वेशन कंफर्म इनकरेक्ट है। लेकिन अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट साबित हो भी जाता है तब भी चांसेस हैं कि वो इक्वेशन इनकरेक्ट हो। क्लियर? यानी एक करेक्ट इक्वेशन के लिए डायमेंशन का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं हो पाता। डायमेंशनली वो अगर करेक्ट है भी तब भी चांसेस है कि वह इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। यानी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको एक इक्वेशन दे और आपसे कहे कि इसका करेक्टनेस चेक करो, तो आप कैसे करेंगे वो अब हम इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर रहे हैं। इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो ये असाइनमेंट में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। असाइनमेंट में 2 पार्ट थे, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्टेप यहाँ पे देख लें। तो इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे काम आता है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता था कि इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सारों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सारे टर्म्स का डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे कि वो सेम है या नहीं। अगर सेम हुए तो ये डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं हुए तो डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे है वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन तो आपको पता ही है क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस आवर टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का डायमेंशन क्या बनेगा, कैपिटल एल। ये मैंने शुरू में भी किया था, है ना, इस लेक्चर के शुरू में, फिर कर रहा हूँ। डिस्टेंस का डायमेंशन हुआ कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशन हुआ कैपिटल टी। यहाँ से ये देखें टी जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन बनेगा एल टी पावर -1, है ना, एल टी पावर -1 वेलोसिटी का डायमेंशन बना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल टी पावर -1, ये बना वी एफ का डायमेंशन। और इक्वेशन के इस साइड पे वी आई का डायमेंशन भी तो यही होगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा एल टी पावर -1, ये हुआ वी आई का डायमेंशन। और प्लस यहाँ पे हमने लिखना है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जिस तरह एक्सेलरेशन का आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है,
वेलोसिटी का डायमेंशन जो ऊपर लिखा है L⁻⁻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 ⁻
टाइम का डायमेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ, नीचे टाइम का डायमेंशन। तो एक टी पावर -1 ये है, एक टी डिनोमिनेटर में है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा, एल टी पावर -2 बनेगा। ठीक है ना, ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी पावर -2 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी पावर -2। वो हम यहाँ पे लिखेंगे एल टी पावर -2, ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशन। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन के साथ टाइम भी मल्टीप्लाई है, तो हम टाइम का डायमेंशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट सिस्टम में देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास है एल टी पावर -1 इज इक्वल्स टू एल टी पावर -1 प्लस इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कंबाइन करके लिखें, एल टी पावर -2 और साथ ही साथ टी, है ना, टी। अब टी का मतलब क्या है, टी का पावर 1 है, क्योंकि अगर पावर ना हो तो 1 माना जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी पावर -1। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा एल टी पावर -1 ये अपनी जगह पे वैसे ही है, इज इक्वल्स टू ये भी ऐसे ही रहेगा, एल टी पावर -1 प्लस ये क्या बनेगा एल, ये देखें टी 2 है हमारे पास, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी टी और इसका पावर है -2, इसका पावर है +1, -2 + 1 क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के तीनों टर्म्स के डायमेंशन आ गए हैं और तीनों बिल्कुल सेम है, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, यानी यहाँ पे इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। इस तरह आपने प्रूफ करना होता है एक इक्वेशन को। ठीक है, अगर आपसे कोई और क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उनमें जितने भी टर्म्स होंगे उनका आपने डायमेंशन निकालना है और लास्ट में देखना है कि वो सेम आते हैं ये या नहीं। अगर सेम आते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, अगर डिफरेंट आ जाते हैं ये कुछ और ये कुछ और तो फिर आप कहेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर। इस तरह आपने क्या करना है, एक इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड कैपिटल टी फॉर ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम पीरियड में डिपेंड अपॉन नंबर 1 मास ऑफ द बॉब, नंबर 2 लेंथ ऑफ द पेंडुलम, नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी टाइम पीरियड इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनाएं। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, ये रहा एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम जिसको आप जो है इस तरह वाइब्रेट कराते हैं, राइट। अच्छा, तो ये जो आयरन का एक पीस होता है इसको बोलते हैं बॉब, इसका मास हम मानते हैं m, और इसका जो थ्रेड होता है इसका लेंथ हम मानते हैं ये जो है ये इसका लेंथ हुआ कैपिटल L, और इसी तरह इस पे एक्ट करने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है
अगर टाइम पीरियड इन 3 फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनाएं। ये देखें, नंबर 1 पे कह रहा है मास ऑफ द बॉब, यानी इस बॉब के मास पे डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड। और दूसरा कह रहा है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी इस पेंडुलम का जो लेंथ है टाइम पीरियड इस पे भी डिपेंड कर सकता है। और तीसरा हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी पे भी डिपेंड कर सकता है। जब इन 3 चीज़ों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनाएं। तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिएगा। आपके लिए किसी और क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाने के लिए कह सकता है, उसके लिए आपको फैक्टर गिवन होंगे जिस तरह इस क्वेश्चन में है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे फार्मूला बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड is proportional to मास और दूसरा लेंथ और तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे मास पे अगर डिपेंड करता है तो मास का जो पावर है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। डिपेंड करने का ये मतलब है कि इक्वेशन में मास आएगा लेकिन उसका पावर कुछ भी तो हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे पावर लिखेंगे A। और इसी तरह लेंथ के लिए पावर लिखेंगे B और G के लिए पावर लिखेंगे C। यानी M का पावर A है, L का पावर B है, G का पावर C है। क्योंकि ये पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो वो वैल्यू हमने फाइंड करने हैं। ये तो क्लियर है कि इक्वेशन में ये तीनों चीज़ें हैं, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम पीरियड इन पे डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड किस तरह करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है या इन्वर्सली डिपेंड करता है, ये तो हमें क्वेश्चन नहीं बताता, वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? जब आप पावर फाइंड करेंगे तो पावर से हमें अंदाज़ा होगा कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इन्वर्सली डिपेंडेंट है या स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, क्या है ये हमें पावर को मालूम करने के बाद पता चलेगा। क्लियर? तो इसलिए हमने इनका पावर वेरिएबल रखा ABC और हमने इनको मालूम करना है और मालूम करने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर ख़त्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखें, T इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म होगा तो फिर कांस्टेंट आएगा, CONSTANT, यानी हमने कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया। और फिर हम लिखेंगे कांस्टेंट के साथ M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C। हमने प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके इक्वलिटी लाया और साथ ही साथ कांस्टेंट। ये हमारे पास है जी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने ABC की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डायमेंशन निकालेंगे। तो टाइम का डायमेंशन इस साइड पे क्या रहेगा, कैपिटल T है ना, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T रहा। और उस साइड पे कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, तो बचा हमारे पास मास का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M और उसका पावर है A। ठीक है, हमने यहाँ पे मास का डायमेंशन लिख दिया और साथ ही साथ मौजूद है लेंथ का डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L और इसका पावर हमारे पास है B। और इसी तरह G का डायमेंशन होता है L T पावर -2, क्लियर, और इसका पावर है C। ये देखें, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT पावर -2, तो LT पावर -2 यहाँ पे लिख दिया और इसका पावर C है तो C हमने लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस साइड पे यही रहने दीजिए, उस साइड पे हम तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे। इन तीनों को यहाँ पे रहा M का पावर A और L का पावर रहा B और यहाँ पे L का पावर रहेगा
एल पावर सी। ये देखें, ये जो सी है वो तो एल के ऊपर भी है, तो एल पावर सी, और टी का जो पावर बनता है वो -2c बनेगा, क्योंकि एल का पावर -2 है, होल पावर सी है, तो ये मल्टीप्लाई होके -2c। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें, t इज इक्वल्स टू m पावर a। अब देखें, ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8, तो l पावर क्या बनेगा b प्लस सी बनेगा। l को हमने एक मरतबा लिया, पावर को 8 किया, ये 2 l थे, एक l लिया और b प्लस सी कर दिया, और टाइम का जो पावर है वो -2c अपनी जगह पे। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इससे आगे हम जो है इस साइड पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन नोट किए तो अच्छी बात, अगर नहीं किए तो नोट कर ले, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ देखें, इस इक्वेशन के एक साइड पे हमारे पास सिर्फ टाइम का डायमेंशन है, इक्वेशन के दूसरे तरफ हमारे पास मास का डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन है और टाइम का डायमेंशन है। यानी इक्वेशन के इस साइड पे मास और लेंथ का डायमेंशन नहीं है, हमने वो यहाँ पे लाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 इज इक्वल्स टू, ये देखें यहाँ पे t का पावर 1 था ना, वो तो अपनी जगह पे है। हमारे पास क्या नहीं थे, यहाँ पे मास का डायमेंशन नहीं था, लेंथ का डायमेंशन नहीं था, तो मैंने दोनों यहाँ पे लाए लेकिन पावर 0 रखा। पावर 0 रखने का मतलब यह है कि जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसलिए m पावर 0 भी 1 के बराबर है, l पावर 0 भी 1 के बराबर है। इन दोनों को यहाँ पे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों 1 के बराबर आ जाते हैं। क्लियर। और ये बना इक्वेशन का ये वाला साइड। अब ये वाला साइड हमने यहाँ पे लिखना है, वो किसके बराबर है, ये देखें, m पावर a, l पावर b प्लस सी, एंड फिर हमारे पास है t पावर -2c। इस तरह बना। अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन के एक साइड पे m का पावर है 0, इक्वेशन के दूसरे साइड पे है m का पावर a। इक्वेशन के इस साइड पे l का पावर 0 है, इक्वेशन के इस साइड पे l का पावर b प्लस सी है, और इसी तरह इक्वेशन के इस साइड पे t का पावर 1 है और इस साइड पे t का पावर -2c है। तो जब भी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है तो लेफ्ट और राइट साइड के डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर। तो डायमेंशन बराबर होने के लिए पावर भी बराबर होंगे। क्लियर। तो हम कहते हैं जब यहाँ पे m का पावर 0 है और ये बराबर है m के पावर a के साथ, तो इसका मतलब a और 0 भी बराबर होंगे। m के बराबर, 0 a के बराबर। क्लियर। ये इक्वेशन बना। और दूसरा, यहाँ पे l का पावर 0 है, यहाँ पे l का पावर b प्लस सी है, तो हम कहते हैं कि b प्लस सी किसके बराबर हुआ, 0 के, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का पावर था b प्लस सी, यहाँ पे लेंथ का पावर था 0, तो 0 इज इक्वल्स टू b प्लस सी। क्लियर। और यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ पे t का पावर -2c है, तो हम लिखेंगे -2c इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बने। a हमारे पास 0 के बराबर है और b प्लस सी भी 0 के बराबर है, -2c 1 के बराबर है। यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालनी है तो c इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस इस साइड आएगा तो -1 डिवाइडेड बाई 2। ये बनी c की वैल्यू। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या बनेगा, b प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, b -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, -1/2 उस साइड जाएगा तो +1/2 बनेगा, यानी b की वैल्यू भी आ गई, b इज इक्वल्स टू 1/2। और a तो ऑलरेडी 0 है, c की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2।
अब ये ए ओ बी और सी की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का हमारे पास इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं वो इक्वेशन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर हमारे पास था m पावर a, l पावर b, g पावर c, इस तरह था ना वो इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं a b c की वैल्यू पुट कर दूं, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट m का पावर a किसके बराबर है, 0 के, तो मैं लिखूंगा m पावर 0। l का पावर है b किसके बराबर है, 1/2 के, तो मैं लिखूंगा l पावर 1/2। और g किसके बराबर है, g पावर c है, तो c 1/2 के बराबर है, सॉरी -1/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये देखें m पावर 0, तो किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं लाता, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा l पावर 1/2 और g का पावर -1/2 है। जब पावर माइनस में हो तो इसका क्या मतलब है, वो डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें l डिवाइडेड बाई g पावर 1/2। क्लियर। अच्छा, अब पावर अगर 1/2 है, इसका क्या मतलब है, वो अंडर रूट होता है। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट l अंडर द रूट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट g। ये देखें दोनों का पावर 1/2 है। क्लियर। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास बना कांस्टेंट, इन दोनों का अंडर रूट है तो एक अंडर रूट में मैं ले सकता हूँ अंडर द रूट l/g। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास फाइनल फार्मूला है, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर द रूट l/g। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आपने वो फार्मूला तो मैट्रिक में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ा है। आपने वो फार्मूला पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 2π अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g। वो फार्मूला आपने पढ़ा था, वही हमने प्रूफ कर दिया। ये देखें t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर रूट l/g, यहाँ पे क्या था, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l/g। तो ये 2 हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर है। चूंकि हमने डायमेंशन के शुरू में कहा था कि डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट को डिटरमिन नहीं कर सकता, तो इसलिए इस 2π को तो हम डिटरमिन नहीं कर पाए, उसकी जगह पे हम कांस्टेंट ही लिख दिया, लेकिन फार्मूला तो डेवलप कर पाए ना। कांस्टेंट के अलावा जो टर्म थे वो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हमारा लास्ट इक्वेशन बना t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर रूट l/g। क्लियर। तो डायमेंशन को यूज़ करके हम एक्सप्रेशन या फार्मूला इस तरह बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डायमेंशन से रिलेटेड। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।